नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। समय के साथ रचनाकार का क्या रिश्ता होता है और क्या रिश्ता होना चाहिए, इस पर थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे। मेरी कोशिश है कि कोई बहुत पांडित्यपूर्ण सैद्धांतिक चर्चा मैं ना करूं और रचनाओं के माध्यम से ही हम ये समझें कि किस तरह से हमारी परंपरा रही है और रचनाकार के साथ रचना का संबंध कैसा रहा है। मैं सबसे पहले 3 कविताओं के अंश आपके सामने पढ़ूंगा। विभिन्न काल की रचनाएं हैं ये। पहली रचना का अंश मैं पढ़ रहा हूं। ये रचना अवतार सिंह संधू पाश की रचना है। हम सब जानते हैं, पंजाबी के प्रसिद्ध कवि। मैं घास हूं, मैं आपके हर किए धरे पर उगाऊंगा। बम फेंक दो विश्वविद्यालय पर, बना दो हॉस्टल को मलबे का ढेर। सुहागा फिरा दो भले ही हमारी झोपड़ियों पर, मेरा क्या करोगे, मैं तो घास हूं, हर चीज पर उगाऊंगा। पाश की ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उसे भी मैं इसमें जोड़ देता हूं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। एक दूसरी कविता का अंश है, हम सबके लिए बहुत ही परिचित पंक्तियां हैं ये। हमारे दौर के कवि अरुण कमल, हिंदी के कवि हैं। अपना क्या है इस जीवन में, सब कुछ लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। एक तीसरी कविता का अंश मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे पुरखे कवि, ये कवितांश जो है ये वास्तव में अथर्ववेद की एक ऋचा है और इस तरह हमारे पुरखे कवि हुए ये। ओ प्रकाश के आदि पुंज, दृष्टि दो, विस्तार दो, दूरियों से दूर मैं देखूं, वह खुल जाए। कुछ ना ऐसा हो जो ना दिखे, ताकि कोई डर नहीं पनपे। दो अभय मैं मुक्त होकर जी सकूं, दो अमीय कुछ डर न हो क्षय का। जो उचित है लड़ सकूं उसके लिए, प्राप्य है जो वह मिले सबको। दोस्तों, ये 3 कविताओं के अंश हमने पढ़े जो भिन्न भिन्न समय में कवियों ने हमारे सामने रखे। एक बात इसमें तीनों में समान नजर आती है। वैसे तीनों 3 भिन्न समय की कविताएं हैं और 3 भिन्न भाषाओं की कविताएं हैं। समानता यह है कि इसमें से हम देखते हैं कि कोई भी कविता ऐसी नहीं है जो मूल्यहीनता को स्वीकार करती है। अगर रचना है, यदि साहित्यकार रच रहा है, चाहे वो कविता हो, चाहे वो कहानी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन उसमें जीवन का मूल्य होना चाहिए, उसमें सत्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए, मानवता के प्रति एक अगाध प्रेम जिसमें दिखना चाहिए। और कविता
हो या कहानी हो, कोई भी विधा, क्या वो अपने समय के ताप को नापती है? और क्या वो इस बात से प्रतिबद्ध है कि जो कुछ भी गलत है उससे वो स्वीकार नहीं करेगी रचना? हम इन्हीं 3 कविताओं को पहले थोड़ा सा विश्लेषित करें। 3 शब्द मुझे बड़े महत्वपूर्ण लगे इन कविताओं में। अमृत। क्या है अमृत? हमारा पुरखा कवि कहता है दो अमीर, अमृत दो, और इस तरह दो अमृत कि मैं मुक्त होकर जी सकूं, हिम्मत के साथ जी सकूं। अभय दो, ये प्रार्थना जिससे भी की जा रही हो, लेकिन इसमें ये स्पष्ट है कि कवि ये कह रहा है कि सबको जो मिलना चाहिए वह मिले, और जो गलत है उसके विरुद्ध में खड़ा हो सकूं, जो उचित है लड़ सकूं उसके लिए। दो अमीर, कुछ डर ना हो क्षय का, जो उचित है लड़ सकूं उसके लिए। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यदि इसका विवेक, और विवेक आता है समय के ताप को समझने से, यदि ये विवेक नहीं है तो फिर हमारी जो लड़ाई होगी वो लड़ाई एक बड़े उद्देश्य को लेकर नहीं होगी। लड़ाई तो कई तरह से हो सकती है। हम अपनों से लड़ सकते हैं, रोज की जिंदगी में होता है, हम देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी बातों पर हम लड़ लेते हैं। जिसमें लड़ना जरूरी नहीं है उसमें भी लड़ लेते हैं और फिर उसे अपना स्वाभिमान समझते हैं। लेकिन लड़ाई तभी हो जब वो जरूरी हो और जो उचित हो। और उचित का मतलब ये है कि हम सत्य के पक्ष में लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। अगर हम खड़े नहीं हो सकते हैं सही बात के लिए, तो जो पाश कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति का भर जाना, सपनों का मर जाना। कविता हो या कोई भी कला हो और उसके साथ कोई भी मनुष्य हो, उसके स्वप्न होते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई बड़ा सपना भी हम देख सकते हैं? अगर हम कोई बड़ा सपना देखना चाहते हैं तो हमें अपनी व्यक्तिगत सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमें उस समाज को देखना पड़ेगा जिस समाज में हम रह रहे हैं। हमारी कविता या हमारी जो भी रचना है वो जिंदगी के साथ क्या सलूक करती है? क्या वह एक बड़े स्वप्न के लिए रची जा रही है? और अगर बड़े स्वप्न के लिए वह नहीं रची जा रही है तो फिर इसका मतलब होगा कि ठीक है, उसे रचना का सम्मान तो फिर भी मिलेगा। लेकिन प्रश्न है कि वो रचना एक तो समय में कितने दूर तक खड़ी रहेगी, कब तक खड़ी रहेगी, और दूसरी चीज़ ये है कि वह कितनी सार्थक है। और जब हम रचना की बात करते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमें केवल साहित्य की सीमा से तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इससे बाहर निकलकर भी हम देखें। कुछ छोटे मोटे उदाहरण और हम लें। हम सब पिकासो को जानते हैं, विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाकार। उनके विषय में हम ये भी जानते हैं कि जिस समय यूरोप में फासिज्म का उदय हो रहा था, उस समय स्पेन का जो तानाशाह था फ्रांको, जनरल फ्रांको, फासिज्म के उभार के उस दौर के समय स्पेन में एक गृह युद्ध हुआ। वह गृह युद्ध था प्रजातंत्र के लिए, तानाशाही के विरुद्ध था वह गृह युद्ध। आप सब जानते हैं कि उस गृह युद्ध में
विश्व के बहुत से बुद्धिजीवी शामिल हुए। ये अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक घटना है। आप देखें कि जो जीवन का मूल्य है, वह मूल्य संपूर्ण विश्व के हित के लिए होता है। तो उस गृह युद्ध में आलोचक क्रिस्टोफर कॉडवेल शामिल हुआ था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे शामिल हुए थे। वह गृह युद्ध कैसा है और उसका मकसद कैसा है, इसके प्रति बड़ी जिज्ञासा थी और नेहरू भी समझने के लिए स्पेन पहुंचे थे। तो मैं फिर पिकासो की बात करूं कि जब गुएर्निका पेंटिंग बनाई पिकासो ने, तो वह पेंटिंग थी कि हिटलर की सेना ने गुएर्निका गांव या कस्बा जो भी रहा होगा उसे तबाह कर दिया था। उस तबाही के दर्द को चित्रित करने के लिए पिकासो ने पेंटिंग बनाई थी। उन्हें स्पेन छोड़ना पड़ा था, वो पेरिस में चले गए थे। हिटलर के कुछ सिपाही जब पहुंचे पिकासो के पास यह प्रस्ताव लेकर कि जनरल फ्रांको का पोर्ट्रेट आप बनाइए, ऐसी इच्छा है फ्रांको की, तो पिकासो का उत्तर था, फ्रांको का पोर्ट्रेट में बना सकता हूं, उसका सिर काटकर हमारे सामने रख दो। देखिए, सुनने में ये बात अजीब लगती है, थोड़ी सी क्रूर भी लगती है, लेकिन इसका अर्थ क्या है कि एक तानाशाह जो संपूर्ण देश को तबाह कर रहा है, जो आगे बढ़कर दुनिया को तबाह करेगा, ऐसे फ्रांको का पोर्ट्रेट बनाकर अपनी कला का मूल्य पिकासो घटाना नहीं चाहते थे। इसी तरह से हम और कलाओं को भी लें कि हमारी सारी कलाएं मनुष्य के स्वप्न से जुड़ी होती हैं, वो चाहे उसका व्यक्तिगत स्वप्न हो, चाहे इससे बड़ा स्वप्न हो, लेकिन वो स्वप्न से जुड़ी होती है। और हमारी रचना वास्तव में कब और कहाँ और किसके साथ खड़ी हुई है, क्या मनुष्य का जो विराट स्वप्न है, जो हम अपनी उद्धृत 3 काव्यांशों में देख चुके हैं, उस विराट स्वप्न के साथ क्या हमारी रचना जुड़ती है। मानव सभ्यता का इतिहास हम देखें, मानव सभ्यता का इतिहास द्वंद्व का इतिहास है, संघर्ष का इतिहास है, और साथ ही आगे आने वाले समय के लिए प्रतिबद्धता का इतिहास है। चौरस्ते पर मनुष्य को भाजी भट्टे की तरह बेचा जाता था, गुलामों की मंडियां होती थी, उसके कानून थे। उस स्थिति से उठकर हम देखते हैं कि हम धीरे धीरे किस तरह से अपनी दुनिया को बदलते हैं, मनुष्य कैसे अपनी दुनिया को बदलता है और उस स्थान तक पहुंचता है जहां जिस व्यवस्था को हम प्रजातंत्र कहते हैं, जहां मानवाधिकार है सबको, एक ऐसी व्यवस्था जहां बराबर हैं सब। हम अपने देश को ही लें, हम सभी जानते हैं कि अब तक जितने भी प्रयोग हुए हैं मनुष्य की व्यवस्था का, सामंती युग में, उसके पहले, और कबीलाई जब स्थिति थी, उस समय को देखें तो मनुष्य की सभ्यता के इतिहास में अब तक तो ये नजर आ रहा है कि प्रजातंत्र मनुष्य की सभ्यता का एक बड़ा ऊंचा शिखर है। और उस प्रजातंत्र का लक्ष्य क्या है? उस प्रजातंत्र का लक्ष्य है समानता, उस प्रजातंत्र का लक्ष्य है सबकी इज्जत करना, हम धर्मनिरपेक्षता जिसे कह सकते हैं। उस प्रजातंत्र का लक्ष्य है मानव और मानव के बीच में जो विषमता है, वो कैसी भी विषमता हो, वो
अमीरी गरीबी की विषमता हो, वो विषमता जाति की हो, वर्ण की हो, धर्म की हो। और जहाँ इस तरह के द्वंद्व हैं, उन द्वंद्वों से ऊपर उठकर सभी मनुष्य को एक जैसी व्यवस्था और एक जैसे अधिकार मिले, ये प्रजातंत्र का लक्ष्य होता है। हमारे संविधान में भी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है, यह हमारा संविधान घोषित करता है। इस प्रजातंत्र को रौंदने के लिए एक दूसरी ताकत खड़ी हुई है, जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद का हित इसमें है कि समता न हो। अगर समानता की तरफ कोई समाज बढ़ता है तो पूंजीवाद भयभीत होता है। समाजवाद शब्द से ही पूंजीवाद एकदम सजग हो जाता है कि कहीं ऐसी व्यवस्था ना हो, क्योंकि पूंजीवाद का हित इसमें है कि वहाँ जो हावी हैं समाज के ऊपर पूंजीपति, वे लगातार पूंजी एकत्रित करते जाएं। उनके लिए ज़रूरी है कि विषमता हो। जब तक विषमता नहीं होगी तब तक पूंजीवाद ठहर नहीं सकता है। इसलिए पूंजीवाद नस्ल भेद, रंग भेद, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, वर्ण और जाति का भेद, इसका इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, युद्ध पूंजीवाद की जरूरत है। युद्ध होने से ही पूंजीवाद पनपता है। द्वितीय विश्व युद्ध के विषय में हम सब जानते हैं कि मानव जीवन की कितनी क्षति हुई, लाखों लोग मरे। और हम ये भी देखते हैं कि पूंजीवाद यदि अस्त्रों का निर्माण करता है तो उसे बेचने के लिए विभिन्न देशों में जरूरी है उसके लिए कि वो युद्ध करवाए। अस्त्र बेचने वाला चाहेगा कि अस्त्र बिके, और तनाव की स्थिति यदि नहीं बनती है दुनिया में तो युद्ध नहीं होंगे। इसलिए मानव सभ्यता के विकास में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, उस ज़रूरत की ओर से मुंह मोड़कर वहाँ तक मनुष्य समाज को ले जाया जाए जहाँ हम देखते हैं कि पूंजीपति ही सब कुछ हो। कार्ल मार्क्स ने ये एक बात कही थी जो मैं समझता हूं कि गांधी भी उस चीज को मानते हैं कि पूंजीवाद हमारी हर पवित्र चीज को नष्ट कर देता है। यहां तक कि मनुष्य ने अपने विकास के लिए जो नियम बनाए, जिस धर्म का निर्माण किया, उस तक को वह अपवित्र करता है, आध्यात्मिकता को नष्ट करता है और हर चीज को उस दिशा की तरफ मोड़ देता है जहां पूंजीपति का लाभ केंद्रित है। राजनीति धीरे धीरे उसके कब्जे में आ जाती है। आज संपूर्ण विश्व की ओर हम देखें, साफ दिखलाई देता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, कॉरपोरेट्स, ये अपने आप को इस तरह से धीरे धीरे इतना सबल बना चुके हैं कि राजनीति इनकी दासी बन चुकी है। राजनीति काम करती है उनके लिए। विश्व के किसी भी हिस्से में आप देख लीजिए कि यह आलम हमें दिखलाई देता है। तो मानव सभ्यता के इतिहास में जो संघर्ष हुए हैं, वे संघर्ष इसलिए हुए हैं कि मनुष्य शांति से जी सके, मनुष्य समानता से जी सके, विषमता से लड़ सके और एक ऐसा जीवन उसके साथ उसके पास हो जो जीवन द्वंद्व को जन्म नहीं देता। लेकिन ऐसी शांति हमें नहीं चाहिए जिस शांति में मनुष्य अपने अधिकारों के लिए बोल नहीं सकता है,
मनुष्य अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकता है। तो मनुष्य के जीवन का, मनुष्य की सभ्यता का पूरा इतिहास इस तरह से भी हुआ है कि जो उचित नहीं है उसके लिए लड़ना पड़ा है मनुष्य को। आप देखिए हमारा पूर्वज कवि क्या कहता है, जो उचित है लड़ सकूं उसके लिए। और आज का कवि क्या कहता है, आज का कवि कहता है, पाश ये कहते हैं कि मैं तो घास हूं, तुम्हारे सब किए धरे पर पानी फेर दूंगा। आप सब जानते हैं कि पाश की हत्या बहुत कम उम्र में, 37 वर्ष की उम्र में उसे आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। और ये आतंकवादी कौन थे? खालिस्तान की मांग करने वाले। उन आतंकवादियों को सहन नहीं हुई पाश की कविता। आप ये बात हमेशा देखेंगे कि जब भी मनुष्य की समानता की बात की जाएगी, जब भी मनुष्य के जीवन में सुख शांति की बात की जाएगी, आतंक का विरोध होगा, संप्रदायवाद का विरोध होगा, तब भी कहीं भी देख लीजिए दुनिया में ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें हमले करेंगी। मनुष्य को इस सभ्यता तक पहुंचाने के लिए बहुत से बुद्धिजीवियों ने जनता के अलावा, जनता के लक्ष्य में शामिल होकर बहुत से बुद्धिजीवियों ने, कवियों ने, कलाकारों ने अपना खून बहाया है। एक ऐसी दुनिया को पाने के लिए जो लड़ाई लड़ी जाएगी या लड़ाई लड़ी जाती है, वो लड़ाई बहुत लंबी चलती है। अभी तक मनुष्य की सभ्यता ने अपना लक्ष्य नहीं पाया है। हम देखें कि 20वीं शताब्दी विस्थापन का समय रहा है। 20वीं शताब्दी युद्ध का समय रहा है। अब हम 21वीं शताब्दी में हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ अजीब तरह से इस दुनिया में ऐसे बदलाव हो रहे हैं जहां धीरे धीरे फासिज्म अपनी रफ्तार बढ़ा रहा है। अब तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में ऐसे नेताओं की जरूरत है जो बहुत मजबूत हों, और बहुत मजबूत हो का मतलब जो किसी की ना सुनते हो। और इसलिए यह भी देखिए कि इस दौर में रचना की भूमिका क्या है। इस दौर में हम देखते हैं कि वे सारे जिन्हें हम शक्तिशाली नेता मानते हैं दुनिया के चारों तरफ, उन्हें बुद्धिजीवियों से चिढ़ है। दार्शनिकों, इतिहासकारों, लेखकों से वे सहमत नहीं होते, बल्कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम अपने देश को देखें, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं कि किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए लड़ाई लंबी होती है। भारत में आज़ादी के लिए जो जन आंदोलन हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। और हम ये भी ख्याल रखें कि वह सामान्य जनता के द्वारा, जिसमें हर भाषा भाषी शामिल था, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल थे, जिसमें हर तरह के लोग शामिल थे, स्त्रियां शामिल थीं, छात्र शामिल थे, वो लड़ाई 1920 से 1947 तक चली, यानी 27 बरस तक जन आंदोलन हुआ। तब कहीं जाकर हमको स्वतंत्रता मिली। और उस आंदोलन से प्रेरित होकर दुनिया में और आंदोलन हुए। हम देखते हैं कि काले और गोरे के भेद को मिटाने के लिए अमेरिका में आंदोलन हुआ। हम देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरों के भेद को मिटाने के लिए आंदोलन हुए। तो इस तरह हम देखते हैं कि लड़ाई छोटी नहीं है। अब जरा सा देखें कि रचना की भूमिका क्या है। हम सब जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान या माखनलाल चतुर्वेदी या भारत की अन्य बहुत सी भाषाओं के जो कवि थे,
कलाकार थे, नाटककार थे, इन्होंने उस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई थी जो व्यवस्था शोषण करती है। दुनिया का सबसे प्रबल और दुनिया का सबसे मक्कार साम्राज्यवाद था जिसके विरुद्ध जन आंदोलन हुआ। इसी तरह 27 वर्ष का आंदोलन वियतनाम की जनता को लड़ना पड़ा था अमेरिकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध। तो जब दुनिया में संघर्ष हो रहा हो, सत्य और असत्य के बीच, समता चाहने वालों के बीच और गलत ढंग से जनता को दबाने के लिए जो लोग आमादा हैं, इनके बीच जब युद्ध हो रहा हो, लड़ाई कई तरह की होती है, उस लड़ाई में आखिर हम किसके पक्ष में हैं? क्या हम उसके पक्ष में हैं जो मानवता को नष्ट कर रहा है, और क्या हम उसके पक्ष में हैं जो मानवता के हित में लड़ रहे हैं? ये दुनिया, हम देखते हैं कि पूंजीवाद ने विभिन्न वर्गों में दुनिया को बांट दिया है, और जब कोई भी समाज विभिन्न वर्गों में बटा होता है तो विभिन्न वर्गों के स्वार्थ भी अपने अलग अलग होते हैं। किसी पूंजीपति का, किसी कारपोरेट का जो हित है, वह हित साधारण जनता का नहीं हो सकता। जो पूंजीपति का हित है, वह हित इसी में है कि वह जनता का शोषण करे। तो सवाल ये है कि जब विभिन्न वर्गों में बटा हुआ समाज होता है तो विभिन्न वर्गों की रचनाएं भी अलग अलग होती हैं। हम किधर हैं, ये सवाल है। इसलिए जब हम रचना का मूल्यांकन करते हैं, जब हम ये देखते हैं कि समय के साथ रचना का या रचनाकार का समय संबंध क्या है, तो हमें ये दिखलाई देता है कि ये सीधा सीधा संबंध प्रतिबद्धता का है, उनके साथ जोड़ने का है जो शोषित हैं, जो दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं। उनके साथ रचनाकार है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कविता को परिभाषित करते हुए हम सब जानते हैं कि धूमिल ने कहा था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। ठीक है कि रचना भाषा से बनती है, रंग से बनती है, स्वर से बनती है, लेकिन आदमी होने की तमीज, और आदमी होने की तमीज का मतलब ही यह है कि हम दुनिया की अच्छाई की तरफ हैं कि नहीं है। और अच्छाई की परिभाषा बहुत छोटी नहीं हो सकती है, उसके लिए बहुत गहन चिंतन की ज़रूरत है, और ये विषय बहुत लंबा है, इसलिए मैं केवल रचनाओं की बात कर रहा हूँ। कहानी के विषय में एक बात कही जाती है, एक कहावत है कि कहानी सीमांतों पर लड़ी जाने वाली गुरिल्ला लड़ाई है। यानी कहानी तो ठीक है कि कहानी है, कथा रस है उसमें, लेकिन जिस तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीमांतों पर गुरिल्ला लड़ाई लड़ी जाती है, उसी तरह रचना के माध्यम से किसी ऐसे लक्ष्य की ओर इशारा कहानी भी करती है, कविता भी करती है, रंग कर्म भी करता है, पेंटिंग भी करती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कोई भी समाज हो, कोई भी काल हो, मनुष्य को शांति के लिए लड़ना पड़ता है। वही लड़ाई सार्थक हो सकती है। जो उचित है उसके लिए लड़ूं तो वही लड़ाई सार्थक है जो विश्व शांति के लिए, समाज की समानता के लिए लड़ी जाए। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कहानी है क्लॉड ईथरली। क्लॉड ईथरली वो उस व्यक्ति की कहानी है जिसने नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया थी, पायलट था।
बाद में उसे इतना अफसोस हुआ, अपने ऊपर ग्लानि हुई कि वो गुंडे की तरह बर्ताव करने लगा समाज में। अमेरिका इस वार हीरो को हीरो की तरह पेश करने की कोशिश करती रही और इसीलिए क्लॉड ईथरली को या क्लॉड ईथरली जैसे लोगों को पागल करार कर दिया जाता है। ये दुनिया में कई लोगों के साथ हुआ है कि उन्हें कहा कि पागल है। तो क्लॉड ईथरली को मुक्तिबोध कहते हैं कि ये मनुष्य की शांति कामना का प्रतीक है। क्लॉड ईथरली। पॉल रॉबसन बहुत बड़ा गायक अमेरिका का, जो 20वीं शताब्दी में, मेरा ख्याल है कि 6वें या 7वें दशक में उसकी मृत्यु हुई। पॉल रॉबसन रंगभेद नीति के विरुद्ध गीत गाता था। यहां तक हुआ कि पॉल रॉबसन को अमेरिका के साम्राज्यवाद ने, अमेरिका की सरकार ने उसे देश निकाला तक दिया या देश निकाला देने की धमकी दी, जो भी हो। लेकिन पॉल रॉबसन के गीत आज भी दबी कुचली जनता की आवाज की तरह है। तो दोस्तों, रचना का संबंध हम इस तरह देखें कि दुनिया फासिज्म की तरफ जिस तरह बढ़ रही है, एक हंगामा है, अराजकता है, और हर जगह जो सामान्य मनुष्य है उसे दबाया जा रहा है। तो सत्य और मानवता के पक्ष में विचार और अपने सपने को पूरा करने का लक्ष्य लेकर रचनाकार सामने आए, यही उसकी असली ज़मीन है, भूमिका की असली ज़मीन है। जीवन के और जितने कोने अतरे हैं, प्रेम भी है, श्रद्धा भी है, उसमें दोस्ती है, उसमें और तमाम चीज़ें हैं, प्रकृति है, प्रकृति की सुंदरता है, इन सब पर रचनाकार तो रचेगा ही। लेकिन एक व्यापक भूमिका के रूप में रचनाकार को एक बड़ी मंजिल की ओर आगे बढ़ना होगा। तो मैं आखिर में एक फैज़ अहमद फैज़ का शेर आप सब ने सुना होगा, उसकी गज़ल का शेर है ये। नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल में असर तो आरज़ू ही सही। अगर मंजिल सामने नहीं है तो तलाश ही सही, हम तलाश करेंगे। यदि विशाल संभव नहीं है, यदि मिलना संभव नहीं है, तो मिलने की आरजू तो हो। तो फिर बहुत बड़ी बात इसके माध्यम से कहते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि हम थोड़ी बहुत बातचीत जो कर सके हैं, उसमें कम से कम मेरी दृष्टि में रचना की जो भूमिका है, समय के साथ उसका जो संबंध है, वो इस तरह का बनता है। हमारे साथियों ने एक मुझे मौका दिया, मैं अपने सभी साथियों को, भिलाई के आयोजकों को और इस उपक्रम में जो भी शामिल हैं, उनका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से जुगलबंदी कार्यक्रम में शामिल होने का मुझे भी अवसर मिला। मैं आभारी हूँ आप सभी दोस्तों का। समय से टकराते साहित्यकार विषय पर बोलने के लिए मुझसे कहा गया है कि ये एक ऐसा विषय है जिसके सामने आज के समय जितनी चुनौतियां हैं, कभी कभी लगता है कि इतनी चुनौती तो पहले कभी नहीं रही होगी।
आखिर इस विषय का विचार हमारे मन में क्यों उत्पन्न होता है। आज इसी तरह से बहुत सारी बातें लगातार हो रही हैं। प्रतिरोध के चिंतन को लेकर के इधर 6-7 साल के अंदर जिस तरह की बात चल रही है, लगातार हमको करना पड़ रहा है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप अच्छी तरह से समझते हैं। यही स्थिति है, जो बोल रहे हैं, जो कहना चाहते हैं, वो साहित्य के धरातल पर या विचार के स्तर पर, पत्रकारिता के माध्यम से ऐसे बहुत से अग्रणी और जागरूक साथी हैं देश में जो समय में हस्तक्षेप कर रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या सामने आ रहा है। वे गिरफ्तार हो रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है। हमारे देश के प्रतिनिधि कवि, हमारे समय का प्रतिनिधित्व करता हुआ कवि वरवर राव जेल में है। जिस देश में अपराधी खुले घूमते हैं, वे सत्ता में काबिज हैं, उस देश में कभी जेल में है, कभी बिस्तर पर हथकड़ी और बेड़ी में बांधा हुआ बेहोश पड़ा है। वो 80 बरस से भी ज्यादा उम्र का। उससे खतरा है इस देश को, इस निजाम को खतरा है, इस हुकूमत को खतरा है। वरवर राव को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। उनके रिहा होते ही ये हुकूमत गिर जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। क्या है आखिर, तुम्हें डर किस बात का है? और जाहिर है कि इनको अपने किए हुए का डर है। मैं राजनीति पर चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता, लेकिन यह विषय सत्ता और व्यवस्था से, उन सारी स्थितियों से दो चार होते हुए ही कहने की जरूरत है। ये उन बुद्धिजीवियों, उन साहित्यकारों की विरासत है जिसमें कबीर होते हैं, जिसमें सुकरात होते हैं। ब्रिटिश काल में स्वाधीनता संघर्ष के दौरान हमारे तमाम रचनाकारों ने भारत की तमाम भाषाओं में जिस तरह अभिव्यक्ति दी, वो आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है। भक्ति काल में भी प्रतिरोध का चिंतन सदैव रहा है। पूरे विश्व में कबीर जैसा प्रतिरोध का कवि नहीं हुआ। ललकारता है, जो घर फूके अपना सो चले हमारे साथ, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी है। वो कहता है, लगता है किसी को हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। सबको आवाज देना, सबका आह्वान करना व्यर्थ है, संतों यह मुर्दों का गांव, कबीर कहते हैं। एक बड़ी परंपरा है भारत और भारत सहित इस तरह के तमाम देशों में जहां संघर्ष हुए हैं, जहां बेहतर समाज बनाने की लड़ाई लड़ी गई है, वहां रचनाकारों ने अपना योगदान किया है। भारत ने संघर्ष की जो लंबी यात्रा तय की है, आप देखते हैं कि उसमें प्रतिरोध का विपुल साहित्य है। हम उसके बहुत विस्तार में जाएंगे तो हमें कम समय में अपनी बात रखनी है। हम अभी अपने समय में आते हैं। मैंने बात वरवर राव से शुरू की, और अभी आप देखते हैं तो अभी अदम गोंडवी शायद थे, जिनका हम लोगों ने कल जन्मदिन मनाया। हमारे बीच में इस तरह के बहुत से रचनाकार
हाल फिलहाल में रहे हैं, लेकिन ये कमजोर और मंद पड़ती आवाज है इस दौर में। तो इस तरह की स्थितियां हमारे सामने है। एक खतरनाक परिदृश्य है। अनेक रचनाकारों की हत्या हुई है, बुद्धिजीवियों की हत्या हुई है, इतिहासकारों को धमकियां दी गई हैं। सभी इस प्रकार से निशाने पर है। तो मुक्तिबोध की कविता हमें याद आती है और इस कविता के नाते हम सचेत हो सकते हैं। लेकिन मुक्तिबोध की कही गई बात का असर कितना है? सब चुप, साहित्यिक चुप और कविजन निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप है। उनके ख्याल से यह सब गप है। धूमिल कहते हैं कि शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। तो इस तरह का जो भाव संवेदन है, जिस तरह के हमारे सामने ये संदर्भ आते हैं, तो हमें चिंतित करते हैं, व्यथित करते हैं। इतिहास के लिए एक बड़ी चुनौती का क्षण है। हमारी सभ्यता के सामने एक बड़ा भारी संकट है। मानवता और संस्कृति को किस प्रकार से अपनी आगे की यात्रा तय करनी है, इस पर विचार करने की जरूरत है। आधुनिकता के साथ एक लंबा समय हमने गुजारा है, वैज्ञानिक चेतना के साथ हमने एक लंबा समय गुजारा है। फिर भी अभी यह सब कहना बाकी है कि हम जाति और धर्म संप्रदाय की मानसिकता से ग्रस्त हैं, रूढ़ और परंपरा की उस जकड़न से ग्रस्त हैं जिसने हमेशा हमें पीछे की ओर खींचा है। आखिर बढ़ते हुए समय के साथ मनुष्य, जिसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, मनुष्य की जय यात्रा, उस जय यात्रा क्या ये पड़ाव, मनुष्य की जय यात्रा का यह पड़ाव जो आज हमारे सामने है, हमारे देश में है, जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, दुख है। लेकिन हम लड़ रहे हैं भारत में, पाकिस्तान में, पूरे एशिया में। आप देख सकते हैं कि पूरे एशिया में इस तरह का संकट, भारत के सामने दूसरी तरह का संकट। बहुत लंबी बहस होगी, लंबा वक्त चाहिए इस पर बात करने के लिए। तो आज जो समय है इस चुनौती के लिए, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें बहुत सारे बिंदुओं पर विचार करना पड़ेगा। अब विचार करना पड़ेगा नहीं, अब वो तैयारी करने का वक्त नहीं, अब ये लड़ने का वक्त है। और हम लड़ने के लिए कितने तैयार हैं। हम पत्रकारिता संस्थानों को देख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, हम रचनाकारों के बारे में देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। आज हमारे सामने प्रतिदिन रचना नहीं है कि जिस कविता को हम गाएं और अपने समय के संताप से मुक्ति की राह तलाशें, उसमें हमारे समय की ऐसी कोई कविता नहीं है। हमारे समय का ऐसा कोई कथा साहित्य नहीं है और हम पूरी तरह से कलावादी मूल्यों की गिरफ्त में हैं। हमें जिस जन चेतना के विकास की जरूरत है, उस जन चेतना को आगे ले जाने वाला साहित्य हमारे पास अभी नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम बार बार पीछे की ओर मुड़ते हैं, पीछे के लोगों से। मैं वरवर राव की इस कविता के साथ मूल शीर्षक है, हमारी आकांक्षाएं ही नहीं, कभी कभार हमारे भय भी वक्त होते हैं। द्वेष अंधेरा नहीं है, तारों भरी रात
इच्छित स्थान वह प्रेम भाव से पिघलकर फिर से जमकर हमारा पाठ हमें बता सकते हैं, कर सकते हैं आकाश को विभाजित। और एक जो संदेश बनता है हमारे लिए, हम काव्यात्मकता और रचना संस्कृति के बीच से जब समाज को अलग करते हैं, जब राजनीति से बचना चाहते हैं, तो वो संकट ज़्यादा गहरा होता है। वो रचनाकारों की अपनी संस्कृति, जिसके लिए हिंदुस्तान का एक 85 साल का इतिहास है, तरक्की पसंद तहरीक का, उस प्रगतिशील आंदोलन का, और सैकड़ों साल के इतिहास में अलग से हम समय समय पर खास तौर से भक्ति आंदोलन को देखते हैं। हम और पीछे जाते हैं, ईसा पूर्व के संघर्ष को देखते हैं, तो हमारे सामने विरासत है। बाबा नागार्जुन को हम बराबर याद करते हैं। आओ रानी हम धोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। नेहरू के समय में बाबा नागार्जुन ने लिखा। इंदिरा के समय में लिखा, हिंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के मद में भूल गई बाप को। या उनकी ये बहुत मशहूर कविता, जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक। तो ये जो कविता है, जो समय से टकराती है, बाबा नागार्जुन की कविता, फैज अहमद फैज की कविता, मजरूर सुल्तानपुरी, मजाज, साहिर लुधियानवी, कैफी आदमी, एक पूरा दौर हिंदी, उर्दू और भारत की विभिन्न भाषाओं में जिन्होंने समय से मुठभेड़ की है, जिन्होंने अंधेरगर्दी के खिलाफ आवाज उठाई है। आजादी के इतने बरस बाद बंटवारे का दंश झेलते हुए जब हम आजाद होते हैं, लंबे समय तक उस दर्द से हम मुक्त नहीं हो सके, और तब तक दूसरे किस्म की सुखबुगाहट सुनाई पड़ने लगी। देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होने लगा। आतंकवाद के साए में हमारा समाज जीने लगा, दहशतगर्दी का आलम। आज आप देखते हैं कि वित्तीय पूंजी का इतना प्रवाह है, आवारा पूंजी हमारे देश में, पूरी दुनिया में है। उसके प्रभाव के कारण इस प्रकार हम अपनी रचना संस्कृति, अपनी बौद्धिकता, अपनी जिजीविषा के सहारे ये समय से मुठभेड़ कर रहे हैं। आज डर का वातावरण है, लोगों के जहन में अजीब सा खौफ है, लेकिन वहीं ऐसे भी लोग हैं जो बेखौफ हैं, अपनी बात कर रहे हैं, हर खतरे को उठाने के लिए तैयार हैं। मुक्तिबोध ने जो कभी कहा था, आज वो अपने आप हमारे लिए एक नारा बना हुआ है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। मुक्तिबोध की ही कविता है। और सभी आज क्या है, सब चुप, साहित्यिक चुप और कविगण निर्वाक, चिंतक, शिल्पकार, नर्तक चुप हैं। उनके ख्याल से यह सब गप है, मात्र किंवदंती। रक्तपाई वर्ग से नाभिनाल बद्ध ये सब लोग, नपुंसक भोग शिरा जालों में उलझे। प्रश्न की उथली सी पहचान, राह से अनजान, वाक रुदंती। ये कितनी साफ बात है इस कविता में। हमारे समय में
टकराव से बचना चाहते हैं, एक खास तरह की प्रवृत्ति है। एक अलग किस्म की सांस्थानिकता का जो विकास हुआ है, पुरस्कारकामी लोगों के लिए वो अवसर बनता है। तरह तरह के लाभ और लोभ के उपागम हैं, उन सबसे जुड़ते हुए लोगों की तरफ जब नजर जाती है तो फिर शर्म से झुक जाता है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदुस्तान में कवि की गिरफ्तारी पर कितना बड़ा आंदोलन हुआ। चिंता, बेहाली, परेशानी आपको, हमको, सबको है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो सका कि एक बड़ी आवाज कहीं से बुलंद हो। फैज अहमद फैज जिंदगी के लंबे समय तक जेल में रहे। नागार्जुन जेल में थे। राहुल ने जेल यात्रा की, जेल गए, किसान संघर्ष में हिस्सेदारी की। वो केवल आजादी का सिलसिला ही नहीं था, बल्कि उसके से जुड़ी हुई और भी समस्याएं थी। हम उसे किसान आंदोलन के रूप में देखते हैं। क्या वो समस्या आज नहीं है? अलग अलग रूपों में वो समस्याएं हमारे सामने हैं। आज जिस तरह की परिस्थितियां हैं, हम क्या इस तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार हैं? क्या हम गिरफ्तार होने के लिए, बंद होने के लिए, उस सजा भुगतने के लिए तैयार हैं? इस अंधेरे समय में हमारा जो नायक है, हमारी चिंता का, वो आएगा, वो परम अनिवार्य, वो अनिवार्य आत्मसंभवा, वो आएगा। हमें उसका इंतजार है। हम नायक की तलाश में हैं। हम खुद से लड़ने से बच रहे हैं। आखिर ये किस तरह की संस्कृति है? हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं? राजनीति का जैसा रूप, लोकतंत्र का जैसा चेहरा हमारे सामने आया है, नमस्कार। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ प्लेस व इप्टा के साझा समाचार। संवाद सक्रियता की आज की महत्वपूर्ण कड़ी में आप अपनों का सादर स्वागत है। छत्तीसगढ़ प्लेस से मैं परमेश्वर वैष्णव। खुशी की खबर है कि छत्तीसगढ़ प्लेस व इप्टा की इकाइयों की बैठकों का दौर अब पुनः आरंभ हो गया है। विगत 27 अक्टूबर को भिलाई दुर्ग प्रलेस की कार्यकारिणी की बैठक कोरोना काल की जरूरी सावधानियों के साथ प्रलेस के प्रांतीय अध्यक्ष लोक बाबू के निवास में संपन्न हुई। इस अनौपचारिक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 20 नवंबर को फैज अहमद फैज की पुण्यतिथि के अवसर पर अभिनव रूप में वैचारिक आयोजन किया जाएगा। सभी इकाइयों के सदस्यों से निवेदन किया गया कि जुगलबंदी कार्यक्रम को अवश्य देखें, सुनें और भागीदारी करें। बैठक में लोक बाबू, परमेश्वर वैष्णव, डॉक्टर कोमल सिंह शारवा, विमल शंकर झा, राजेश श्रीवास्तव, योगेंद्र शर्मा, सुखदेव सिंह आदि उपस्थित रहे। विगत 28 अक्टूबर को रायगढ़ इकाई की संयुक्त बैठक इप्टा प्रलेस के कार्यालय में संपन्न हुई। इप्टा के पूर्व महासचिव अजय आठले के निधन के बाद यह पहली बैठक थी। यह पहला अवसर था जिसमें अधिकांश सदस्य सम्मिलित हुए। साथियों ने अपने अपने सुझाव रखे। साथ ही पुराने नाटकों के रिहर्सल और नए नाटक पर शोध करने की बात सामने आई। प्रलेस की तरफ से मुद्दे की बात के तहत युवाल नोआ हरारी की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक होमो सेपियंस और होमो डेयस पर बातचीत करने के लिए पूरी किताब पढ़े साथियों में मुमताज भारती, हर्ष सिंह, पीएस खोडियार से विमर्श करने का कार्यक्रम बना। इस अवसर पर सभी साथियों ने अजय आठले की अनुपस्थिति में आगे बढ़ने के लिए परस्पर सहयोग और तालमेल की जरूरत बताई।
छत्तीसगढ़ प्रेस की कुनकुरी जसपुर इकाई की सचिव डॉक्टर कुसुम माधुरी टोप्पो की शोध प्रबंध किताब उरांव व छत्तीसगढ़ी बोली का तुलनात्मक अनुशीलन रवीना प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। विदित हो कि इस पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर डॉक्टर कुसुम माधुरी टोप्पो के गांव दारूपीसा जिला जसपुर नगर के लोक नृत्य कलाकारों की तस्वीर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए डॉक्टर कुसुम माधुरी टोप्पो को प्रेस व इप्टा परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लोकप्रिय कथाकार लोक बाबू का बहुप्रतीक्षित उपन्यास यह अरण्य तो दंड का है महाराज का एक अंश पहल 123 अक्टूबर माह के अंक में प्रकाशित किया गया है। इसके पूर्व कथादेश में इसका एक अंश प्रकाशित हुआ था। अन्य पत्रिकाओं में भी इस उपन्यास के अंश प्रकाशित होंगे। इप्टा प्रेस के साथियों की ओर से यशस्वी कथाकार लोक बाबू को बहुत बहुत बधाई, अशेष शुभकामनाएं। आओ कि कोई ख्वाब बुने, यह पंक्तियां साहिर साहब की लिखी हुई है। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की समाप्ति का ख्वाब देखना और उसे हकीकत में पाने के लिए हर संभव कोशिश करना, यही प्रगतिशील साहित्य और कलाओं का लक्ष्य रहा है। इसके लिए रचनात्मक यात्रा और संघर्ष दोनों जारी है। जाहिद खान की लिखी यह पुस्तक तरक्की पसंद तहरीके हमसफर प्रगतिशील आंदोलन के चुनिंदा नामचीन व्यक्तित्वों पर केंद्रित है। यह किताब जगदलपुर प्रेस के अध्यक्ष जगदीश चंद्र दास ने अपने लिए व अपने साथियों को भेंट करने मंगवाई है। इस पुस्तक में उर्दू अदब से सज्जाद जहीर, कृष्णचंदर, रजिंदर सिंह बेदी, ख्वाजा अहमद अब्बास, मखदूम, कैफी आजमी, साहिर लुधियानवी हैं। हिंदी अदब से प्रेमचंद, भीष्म साहनी, राही मासूम रजा, कमलेश्वर, कमला प्रसाद आदि के अलावा फिल्म रंगमंच से शैलेंद्र, हबीब तनवीर, A.K. हंगल, विजय तेंदुलकर, नाग बोडस आदि पर लिखे लेख सम्मिलित हैं। ये थे आज के संक्षिप्त समाचार। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।